हम तो देख रहे थे कि मुस्लिम समाज में की जो सवर्ण बिरादरी का हिस्सा है, शेख और पठानों का, उनकी हालत ओबीसी से भी खराब है, हिंदू ओबीसी से भी उनकी हालत खराब है। तो क्या माननीय नीतीश जी अब पठानों को और शेखों को लाएंगे? को में बिहारियों की जो जमा पूंजी है उसका 60 से 70% रुपया जो है गुजरात, महाराष्ट्र, तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश चला जाता है। इसके लिए सरकार की किया 85% की और जो मलिक जो हैं, जो ओबीसी में हैं, उनकी स्थिति हिंदू सवर्णों की स्थिति है। तो मैं ये कह रहा हूं कि देखिए, जातीय सर्वेक्षण ने बहुत कुछ जो बयान दिया है, अब तो कन्वेनर भी कांग्रेस वाले नहीं बनाएंगे, या जो भी इंडिया के घटक दल हैं इनको कन्वेनर मानने के लिए तैयार नहीं है। मुख्य प्रधानमंत्री का सपना तो बहुत दूर की बात है। डॉक्टर एसडी प्रसाद, होम्योपैथिक द्वारा 40 सालों से असाध्य रोगों का सफल इलाज का अनुभव, कैंसर, लिवर, सिरोसिस, पैरालिसिस आदि समस्याओं के लिए आज ही मिले डॉक्टर एसडी प्रसाद, पतिभरा आरजीडी मेमोरियल हॉस्पिटल, खुरमाबाद ग्रामीण बैंक में। इन दिनों राजनीति जो है वो कहीं ना कहीं अब जो मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का जो बयान है उसके इर्द गिर्द घूमने लगा है। देखिए, उसके पीछे कारण भी है। कारण ये है कि जिस तरीके से आज सत्ता पक्ष ये बात कह रहा है कि विपक्ष के पास कोई बड़ा मुद्दा नहीं है, और उसको लेकर के जो खास करके मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने जो बयान दिया, अब उस बयान को तूल दिया जा रहा है। हालांकि विपक्ष ये बात कह रहा है कि जिस शब्द का इस्तेमाल नीतीश कुमार जी ने किया है खास करके सदन में, वो कहीं ना कहीं एक सभ्य समाज के लिए कलंक साबित हो रहा है। हालांकि इसमें कई नेताओं का बयान आ रहा है, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने माफ़ी तक मांग लिया, लेकिन उसके बावजूद भी ये मामला चूंकि तीर की तरह निकल चुका है तो जाहिर है कि दूर तक जाएगा ही। आज हमारे साथ आरएलजेडी के प्रदेश अध्यक्ष हैं रमेश सिंह कुशवाहा। चूँकि कभी ये उनके सहयोगी रह चुके हैं और कभी जनता दल यूनाइटेड के विधायक भी रह चुके हैं, लेकिन अभी अपनी पार्टी के लिए काफ़ी मेहनत भी कर रहे हैं ये लोग, और आज जिस तरीके से एनडीए का जो गठबंधन है उसके ये लोग हिस्सा ही बने हुए हैं। बहुत स्वागत है सर आपका। चलिए, आपके भी चैनल को बहुत बहुत बधाई। पहले तो हम सर वही सवाल लेंगे जिस सवाल पे अगर देखा जाए तो बिहार में एकदम बवाल मचा हुआ है, नीतीश कुमार जी का सवाल। क्या लग रहा है कि सच में नीतीश कुमार जी ने ऐसे बैठे बिठाए मुद्दा दे दिया है क्या विपक्ष को? देखिए, मुद्दा दें या न दें, उनका बयान मुद्दा बन गया है, पब्लिक डोमेन में है सब कुछ। और माननीय नीतीश जी को ये सब बयानों से बचना चाहिए। और मैं समझता हूँ कि उम्र का प्रभाव उन पर पड़ गया है और अब उनको राजनीति से अपने आप को खुद स्वयं दरकिनार कर लेना चाहिए, क्योंकि उनका हर वक्तव्य, ये पहला कोई वक्तव्य नहीं है। फिर ठीक दूसरे दिन ही मतलब उन्होंने मांझी जी पर उस तरह के बयान दे दिया, तू मैं उन्होंने किया। इसके पहले भी कुछ उनके बयान इसी ढंग से आते रहे हैं। तो मैं समझता हूँ कि ये उम्र का एक प्रभाव है उनके ऊपर, उम्र का असर है। और माननीय नीतीश जी आने वाले दिनों में भी ठीक कुछ अंतराल के बाद इस ढंग की बोलते रहेंगे। ये आप जो बात अभी कह रहे हैं, यही बात कभी तेजस्वी यादव जो कि आज उनके सहयोगी हैं, वो भी बात कहते थे जब वो विपक्ष में थे। तो वो बात कहते थे कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार चूँकि अब उम्र दराज हो गए हैं, कुछ याद नहीं कर पा रहे। तो क्या लग रहा है कि ये जो शब्द है अब धीरे धीरे बिहार में विपक्ष का एक रूप बनता जा रहा है? क्या आप भी बात यही कह रहे हैं? आज जब तेजस्वी जी थे तो वो भी बात करते थे कि बूढ़ा हो गए हैं, अब उनको कुछ याद नहीं आ रहा है। ये बात क्यों कहा जा रहा है आखिर? क्या सच में नीतीश कुमार के ऊपर कटाक्ष किया जा रहा है, उनके ऊपर मेंटली प्रेशर दिया जा रहा है क्या? ना, वो कटाक्ष की कोई बात नहीं है। व्यवहार में ये सारी चीज़ें दिख रही है ना। नीतीश जी कैसे नेता थे, चाहे हम उनके साथ रहें या उनके खिलाफ रहें, लेकिन नीतीश जी पहले कभी भी पूरे अपने राजनीतिक जीवन में इस तरह की शब्दावली का प्रयोग वो नहीं करते थे। लेकिन इधर कुछ दिनों से देख रहे हैं कि तुरंत तो आपा खो बैठते हैं, सदन में कुछ भी बोल देते हैं। जिस तरह प्रजनन दर की वो व्याख्या कर रहे थे, मैं समझता हूँ कि शायद हिंदुस्तान का कोई आदमी, कोई आम आदमी भी इस भोड़े ढंग से इसकी व्याख्या नहीं कर सकता था जिस ढंग से उन्होंने किया। बचाव तो किए हैं तेजस्वी यादव, उन्होंने कहा है कि चूंकि ये सेक्सुअल इन्फॉर्मेशन है जो मतलब ज्ञान है उसको उन्होंने दिया है। अब देखिए, तेजस्वी जी चूंकि उनके गठबंधन में हैं तो वो बात अपनी वो रखे हैं, उनके लिए वो ठीक है पोजीशन। लेकिन जो आम जनता, देखिएगा दिल्ली में आप जाइएगा
तो दिल्ली में भी नीतीश जी के बारे में पहले लोग बहुत, चाहे वो दल उनका कोई हो, दल से ऊपर जब उठ करके वो सोचते थे तो वो कहते थे कि भाई नीतीश जी बहुत संयमित किस्म के आदमी हैं, उनकी पूरी बोली भाषा संयम रख करके बात करते रहे हैं। लेकिन अब उनके बारे में कॉन्सेप्ट लोगों का बदल गया है। जितने लिबरल समाज के लोग रहे हैं, जो उदार बुद्धिजीवी भी जो रहे हैं, जो किसी राजनीतिक दल से उनका रिश्ता न भी हो, वो भी आज नीतीश जी को लेकर के बहुत परेशान है, हैरान है कि भाई नीतीश जी क्या बोल रहे हैं। चलिए, अब तो सर इसमें एक बात और आ रहा है कि जब कई महिलाओं से मैंने भी बात किया, बीजेपी के, जेडीयू के, और उसके बाद कई नेताओं से भी मेरी बात हुई, तो उन लोगों ने एक बात ज़रूर कहा कि देखिए, अगर नीतीश कुमार जी ने कुछ गलती से कह दिया है तो ये सारी चीज़ें वो लोग माफ़ कर रहे हैं, खास करके उनके विकास कार्यों को लेकर के। ये लोग कह रहे हैं कि भाई 1,20,336 जो है कि नियुक्ति पत्र देना, रोजगार के बारे में सोचना, बिहार को डेवलपमेंट के रास्ते पे ले जाना, ये सारी चीज़ें उनके ऊपर मतलब कहीं ना कहीं एक तरह से देखा जाए तो उनके पक्ष में जा रहा है। तो क्या ये कहना भी सही है क्या? देखिए, मैं बता रहा हूं कि नीतीश जी ने जो जातीय सर्वेक्षण कराया और साथ ही साथ आर्थिक, सामाजिक और शैक्षणिक सर्वे भी हुआ, यह एक तरह से समाज का एक्सरे है और उसको MRI भी कह सकते हैं। जी जी जी। तो बीमारी का पता लगा। लेकिन मैं ये कहना चाहता हूं कि दलित जातियों का तो पहले भी अलग से सर्वेक्षण होते ही रहा है। ठीक ओबीसी को छोड़ करके और सर, ये विकास कार्यों की मैं बात कर रहा हूँ, मैं जाति जनगणना पे ले लेगा आपसे, हम बात उस पर कर लेंगे, हम बता रहे हैं वही। ठीक है, ठीक। तो आज भी हम लोग देख रहे हैं कि दलितों में गरीबी जो है 40 से 50% है, उसमें मुसहर जाति की हालत और बद से बदतर है। तो मैं समझता हूं कि भाई जातीय जनगणना हो गई, वो ठीक है, और आप जातीय जनगणना के जरिए फैक्ट तो सामने आ गया कि भाई किस जाति में कितने गरीब हैं, कितने अमीर हैं, सब कुछ आ गया। हम तो देख रहे थे कि मुस्लिम समाज में की जो सवर्ण बिरादरी का हिस्सा है, शेख और पठानों का, उनकी हालत ओबीसी से भी खराब है, हिंदू ओबीसी से भी उनकी हालत खराब है। तो क्या माननीय नीतीश जी अब पठानों को और शेखों को लाएंगे ओबीसी के दायरे में? बाकी 85% की बात क्या कहेंगे? और जो मलिक जो हैं, जो ओबीसी में हैं, उनकी स्थिति हिंदू सवर्णों की स्थिति है। तो मैं ये कह रहा हूं कि देखिए, जातीय सर्वेक्षण ने बहुत कुछ साफ कर दिया है। अब देखना है कि माननीय नीतीश जी किस ढंग की पॉलिसी के साथ सामने आते हैं। दूसरी बात जी, मैं कहना चाहता हूं रोजगार का सवाल। एक सर, इसमें पहले इसमें अपना कंप्लीट कर लें। आपने इसमें कहा कि शेख और पठानों की जो हालात है अभी बदतर है। तो सर, कुल मिलाकर अगर देखा जाए तो जो पिछड़ी बिरादरियां हैं मुसलमानों में, जिनको पसमानदा कहा जाता है, और उसके बाद जो अगड़ी बिरादरियां जिनके नाम आपने दिया है, तो कुल मिलाकर अगर उनकी हालात खस्ता हाल है, तो जो पसमानदा समाज है वो भी तो खस्ता हाल है। तो अगर दोनों को हम ग्राफिक्स करें, दोनों को अगर हम एक फ्रेम में रिसर्च करें, लगा दें, तो कुल मिलाकर के पूरे मुस्लिम समाज का ही हालत खराब है फिर तो यहाँ पे। फिर इस सच्चाई को आपने एक तो मैं कहना कि मुस्लिम का पसमानदा समाज वो तो अति पिछड़ा में है ही जी। हम हिंदू अगड़ों की जब तुलना करते हैं मुस्लिम अगड़ों की, तो जो मुस्लिम अगड़े हैं उनकी स्थिति हिंदू पिछड़ों से ही मिलती जुलती है। उनकी सामाजिक स्थिति, उनकी शैक्षणिक स्थिति, उनकी आर्थिक स्थिति बहुत खराब है। वो पिछड़े हिंदुओं की स्थिति में वो चले जाते हैं। बिल्कुल, मेरा सिर्फ इतना ही कहना है इसमें। इस पे सरकार को इस पर विचार करना चाहिए। ठीक है सर, आगे क्या बता रहे थे आप? आगे कहना चाह रहे थे कि जो रोजगार की बात हो रही है, ठीक है, 1,22,000 के आसपास, 1,20,334 शिक्षकों की बहाली बीपीएससी के अंतर्गत हुई है। इसका हम स्वागत करते हैं, अच्छी बात है। और आगे भी तेजस्वी जी ने कहा है कि हम और भी शिक्षकों की बहाली करेंगे, मैं उसका भी स्वागत करता हूं। लेकिन मामला सिर्फ इतना ही तक नहीं रुकता है। मामला है कि भाई आप बिहार में रोजगार के अवसर कैसे पैदा करेंगे? क्या बिहार को कृषि आधारित उद्योगों की आप स्थापना करेंगे? क्या आप छोटे मझोले उद्योग बिहार में आप लाएंगे? अगर आप नहीं लाएंगे
तो सरकारी सेवाएं बहुत लिमिट है, इसके बाद कोई वैकेंसी नहीं निकल पाएगी और आप बिहार के लोगों को रोजगार नहीं देंगे। दूसरा पक्ष है बिहार का, जो बिहार आज भी डेड है, गतिरोध स्थिति में है। सिर्फ यहाँ से मजदूरों का पलायन ही नहीं हो रहा है, यहाँ से पूंजी का भी पलायन हो रहा है। बिहार में बैंकों में बिहारियों की जो जमा पूंजी है उसका 60 से 70% रुपया जो है गुजरात, महाराष्ट्र, तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश चला जाता है। इसके लिए सरकार की क्या योजना है? जब हम डेवलपमेंट की बात करते हैं, विकास की बात करते हैं, रोजगार की बात करते हैं, सरकारी सेवाओं में भर्ती की बात करते हैं, सबको मिलाकर के बिहार सरकार को रोड मैप बनाना चाहिए। और जहां तक कृषि का मामला है, हम करें आज भी कृषि 4 कृषि रोड मैप बिहार में माननीय नीतीश जी के जरिए पेश किए जा चुके हैं, लेकिन आज भी किसानों की स्थिति का बद से बदतर है। कृषि लाभकारी नहीं हो पाई है, उत्पादन में भी कोई वैसा गुणात्मक छलांग बिहार नहीं लगाया है। तो मैं ये कह रहा हूं कि कृषि के लिए नीतीश जी के सामने क्या रोड मैप है? तो इसका मतलब सर, तो मैं ये कहना चाहता हूं कि सबसे पहले उनको चाहिए कि बाजार समिति को खोलें, बाजार समिति को नए सिरे से शुरू करें और नीतीश कुमार ये गारंटी करें कि जो एमएसपी है उस आधार पर हम बिहार में जो भी कृषि उत्पादित वस्तु है उसको हम खरीदेंगे। चलिए सर, एक चीज़ यहाँ पे तो यार आप एक विपक्ष की भूमिका बखूबी निभाने का प्रयास कर रहे हैं, लेकिन एक बड़ा सवाल ये आता है कि सर चलिए एक गिलास है, उसमें पानी आधा है, आधा खाली है, तो आप आधा खाली देख रहे हैं, आधा भरा हुआ भी तो है ना। अगर बिहार जो खशहाल था, पहले बेकार था, बीमार था, आज उनसे उभारने का अगर प्रयास नीतीश कुमार या उनकी सरकार या तेजस्वी यादव कर रहे हैं, तो क्या ये स्वागत नहीं होना चाहिए क्या? देखिए ऐसा है, हम आपके इस उदाहरण से सहमत नहीं हैं। 32 बरस बहुत ज़्यादा होता है जी, ऐसा नहीं है। आज जो सरकार चल रही है लगभग उसके 33 बरस हो गया। जी 15 साल उधर और 18 बरस है। 18 बरस में आधा गिलास पानी की सिर्फ जरूरत नहीं थी। आप जिनका रिप्रेजेंट करते हैं, जिनके प्रतिनिधित्व की बात करते हैं, आप माई समीकरण को ही ले लीजिए, आपको 34% गरीब सिर्फ यादों में हैं। मुसलमानों की हालत तो उससे भी बदतर है। और पूरा अति पिछड़ा समाज जो है उसमें जो 6,000 रुपया जिनको माना जाता है कि 6,000 रुपया पर महीने की जिनकी आमदनी है वो गरीबी रेखा के अंतर्गत है, तो 34% तो जातों में है। पूरी पिछड़ी जातियों में 32 से 33% लोग हैं। इसका मतलब आपने बिहार से गरीबी दूर नहीं किया। अगर आप जो है जातिगत जनगणना कराएं, आर्थिक सर्वेक्षण की जो रिपोर्ट आई है उस आधार पर आपने आरक्षण भी बढ़ाया, ठीक है, चलिए हम इस सब चीजों का स्वागत करते हैं, लेकिन अभियों से तो भाई बिहार के लिए कोई ठोस प्रोग्राम बनाइए। चलिए सर, तो आपने राजद को भी इसमें ले लिया, भाजपा को भी ले लिया, चूंकि 17 साल अगर देखा जाए तो भाजपा और जेडीयू की सरकार रही है, 15 साल राजद की सरकार रही है, उसके साथ कांग्रेस भी रहा है, तो कुल मिलाकर के लगभग देखा जाए तो बिहार के लोगों ने सभी पार्टियों को देख लिया। अब बिहार के सामने क्या विकल्प है? देखिए, स्टीयरिंग नीतीश कुमार के हाथ में था, कभी लालू जी के हाथ में था, कभी लालू जी के हाथ में था। कुर्सी पर दूसरा कोई नहीं बैठा हुआ ठीक है, सहयोगी जो कुर्सी पर बैठेगा सवाल उसी से पूछा जाएगा। सहयोगी था ना बीजेपी इनका, ठीक है, सहयोगी था, लेकिन स्टीयरिंग पर नीतीश जी बैठे, ठीक है, लेकिन डबल इंजन की सरकार कहीं जाती है ना, तो फिर उसमें कहीं कोई दिक्कत नहीं है, जाता है। लेकिन रोड मैप तो बनाना था नीतीश कुमार को, पैकेज तो देना था केंद्र सरकार को, देना था, इनको मांगना चाहिए, क्यों नहीं लिए उस समय? एक्स्ट्रा केयर भी नहीं मिला इसको, क्यों नहीं लिए? क्यों फिर चले गए बीजेपी के साथ नीतीश जी? किसने कहा था, किनकी सलाह से चले गए थे 2017 में? जब इतना ही बीजेपी गलत थी तो नहीं जाना चाहिए था, फिर वहां से क्यों चले आए? अपने हिसाब से नीतीश जी राजनीति करते हैं और उसी हिसाब से बराबर वो बोलते रहते। फिर बड़े भाई तो बीजेपी को कहा जाता था। हाँ जी, बड़े भाई तो बीजेपी को कहा जाता था बिहार में। ठीक है, बड़े भाई छोटे भाई वो अलग की बात है, यहाँ भी छोटे भाई हैं, लालू जी बड़े भाई हैं। आप लोग कौन से, छोड़ दीजिए, आप लोग कौन से भाई हैं सर? आप लोग कौन सा भाई है, मझिला है कि? देखिए, हम लोग ना भाई हैं ना बिरादरी है राजनीति में। देखिए, हम लोग चाहते हैं कि भाई बिहार विकास करे, बिहार तरक्की करे, यहाँ पर जो कृषि उत्पादित वस्तु है उसको लाभकारी मूल्य मिले, रोजगार के अवसर पैदा हों। और मैं समझता हूँ कि नीतीश जी चाहे जितना बोले, जो भी रोड मैप यहाँ पेश करें,
वो सरकार बहुत कुछ नहीं कर पाई है बिहार। एक आखिरी सवाल सर कि बिहार में अब चूंकि चुनाव हो रहा है, मतलब 2024 का, 25 का भी चुनाव होगा। बिहार का अभी अगर हम लोग, जिसके 5 राज्यों का चुनाव हो रहा है, 5 राज्यों में क्या लग रहा है कि बीजेपी इसको लीड कर पाएगी और इसका असर क्या बिहार में भी पड़ेगा क्या? देखिए, पिछले बार भी आप लोगों को याद होगा कि छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, राजस्थान, तीनों जगह कांग्रेस ही जीती थी, कांग्रेस की ही सरकार बनी थी। ठीक है, मध्य प्रदेश कुछ दिनों के बाद से फिर बीजेपी की सरकार बन गई। अगर मान लिया जाए कि चलिए अगर आ ही गई कांग्रेस, तो इससे क्या फर्क पड़ता है? हमको लगता है कि राष्ट्रीय राजनीति में, देखिए, लोकसभा का चुनाव राष्ट्रीय संदर्भ में होता है और विधानसभा का चुनाव प्रदेश के संदर्भ में होता है। असर तो पड़ता है ना सर? असर पड़ता है, देखा जाएगा क्या असर पड़ता है, लेकिन हमको नहीं लगता है कि वैसा कोई तूफान खड़ा हो जाएगा। 5 राज्य मतलब आपकी सरकार की जो मतलब सहयोगी है आपकी, क्या निकाल पाएगी बीजेपी? देखिए, लड़ाई तो हर जगह है। हम यहाँ से बैठे बैठे कैसे कह सकते हैं? लड़ाई है। अब किसकी सरकार बनेगी, नहीं सरकार बनेगी, और 20 दिन का मामला है, देख लिया जाए। जैसे नीतीश जी के बारे में कहा जाता है कि अगर इंडिया गठबंधन मजबूत रहा तो वो आने वाले समय में देश के प्रधानमंत्री बन सकते हैं। उनको प्रमोट भी किया जा रहा है। क्या आप लोग उनको युग समझ रहे हैं इस बारे में? देखिए, ऐसा है, जब से माननीय नीतीश जी ने इस ढंग का जो बयान दिया है, अब तो कन्वेनर भी कांग्रेस वाले नहीं बनाएंगे, या जो भी इंडिया के घटक दल हैं इनको कन्वेनर मानने के लिए तैयार नहीं है। मुख्य प्रधानमंत्री का सपना तो बहुत दूर की बात है। चलिए, ये थे रमेश सिंह कुशवाहा, चूँकि पूर्व विधायक रह चुके हैं और अभी RLJD के प्रदेश अध्यक्ष हैं बिहार के। और जिस तरह से और जिस भाषा के मतलब जिस भाषा को लेकर के बिहार में इन दिनों बवाल मचा हुआ है, इसको इन्होंने सिरे से नकार दिया। बिल्कुल गलत है। कोई अगर देखा जाए तो जो कम जहन का आदमी वो भी इस भाषा का इस्तेमाल नहीं कर सकता। चलिए, विपक्ष में ये लोग हैं तो ये अपनी भूमिका को निभा रहे हैं, लेकिन फिर भी बहुत सारे ऐसे सवाल हैं जो आने वाले समय में वो समय खुद जवाब दे देगा। अब फिलहाल आप भी देखिए और हम भी देखते रहेंगे। बने रहे हमारे साथ। बहुत बहुत धन्यवाद। चलिए।